ये दो तारीखों के दरमियान की कहानी है। 18 सितंबर 2016 का दिन था। सुबह 5 बजे का वक्त। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ अपने क्वार्टर में सुबह की पहली चाय पी रहे थे, तभी उनके पास फोन की घंटी बजी। सर, उड़ी बेस पर हमला हुआ है, हालात बहुत गंभीर हैं, यह संदेश था। दुआ श्रीनगर में तैनात चिनार कोर के जीओसी हुआ करते थे। अपनी किताब इंडियाज ब्रेव हार्ट्स अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी में वो बताते हैं कि 18 सितंबर की वो तारीख उनकी जिंदगी की सबसे काली तारीख थी। हालांकि इसके कुछ रोज बाद एक और तारीख आई, 29 सितंबर 2016। इस रोज दुआ के हाथ में चाय नहीं थी, ट्रे में एक मशहूर ब्रांड की एक बोतल रखी थी। सामने खड़े थे 9 पैरा और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के वो कमांडो जो अभी अभी सरहद पार से एक ऑपरेशन को अंजाम देकर लौटे थे। दुआ ने सबसे मुखातिब होकर कहा कि यूं तो मौसम बियर का है, लेकिन टाइगर्स के लिए ज्यादा कड़क चीज की जरूरत पड़ती है। दुआ ने बोतल खोली, लेकिन साथ में गिलास नहीं थे। किसी ने गिलास के बारे में पूछा तो दुआ बोले, ये जवान जब जोश में होते हैं तो विस्की के साथ गिलास भी चबा जाते हैं। इसके बाद दुआ ने एक एक कर बोतल का घूंट सबके होंठों पर डाला। ये जीत का जश्न तो था ही, लेकिन साथ साथ उन 19 जवानों को आखिरी श्रद्धांजलि भी थी जो कुछ रोज पहले उड़ी आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए। आज उनका बदला पूरा हो चुका था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी उड़ी आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई की। कश्मीर का बारामूला जिला, यहीं पर पड़ता है उड़ी। पश्चिम में बहती झेलम और उत्तर में पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। उड़ी से एक रोड भी निकलती है जो हाजी पीर दर्रे से होते हुए पुंछ जिले तक जाती है। उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल से एकदम सटा है और यहाँ से एलओसी महज 10 किलोमीटर दूर है। इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी बना हुआ है यहाँ पे। यहीं सैनिक शिविर में जवान अपने टेंट्स में सोए हुए थे कि अचानक उन पर ग्रेनेड्स की बारिश होने लगी। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी शिविर में घुस आए थे। वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास AK-47 राइफल्स थी और कमर में बंधी बेल्ट में ग्रेनेड्स उनके लटक रहे थे। रातों रात इन लोगों ने बॉर्डर पर लगी तार को काटा। 10 किलोमीटर का रास्ता इस शातिर तरीके से पार किया कि किसी को खबर नहीं लगी। सुबह 5 बजे ये चारों आर्मी शिविर के पास अपनी पोजीशंस ले चुके थे। आतंकवादियों की प्लानिंग से भी पता चलता था कि मौके का चयन काफी सोच समझकर उन्होंने किया था। जिस रोज हमला हुआ, उड़ी में 2 बटालियंस मौजूद थी। शिविर के अंदर की बात है। आर्मी में नियम है कि ऊंचाई वाले जगह पर हर 2 साल में बटालियंस बदली जाती हैं। एक्शन जहां भी होता है वहां रोटेशन होता है। डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के 2 साल का जो टेन्योर था वो पूरा हुआ और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन उनकी जगह लेने आ रही थी। रिलीव किया जा रहा था डोगरा को। हालांकि कुछ हफ्ते तक दोनों बटालियंस को साथ रहना था ताकि नए जवानों को और अधिकारियों को स्थानीय इलाकों और जरूरी ड्रिल से रूबरू कराया जा सके। इस कारण शिविर में आम दिनों से ज्यादा सैनिक मौजूद थे और इसी वजह से कई सैनिक टेंट्स को शेयर कर रहे थे। सुबह 5 बजे जब आतंकवादी हमला शुरू हुआ, अधिकतर जवान सो रहे थे। आतंकवादियों ने टेंट्स की तरफ ग्रेनेड्स दागे। टेंट्स ने तुरंत आग पकड़ ली और टेंट्स के बगल में एक ईंधन का भंडार था जहां तेल के पीपे रखे थे। खाने के तेल के अलावा वहां बहुत सारा केरोसिन भी रखा था जो पीर पंजाल की चोटियों पर तैनात सैनिकों के लिए भेजा जाता था। आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड ईंधन भंडार की तरफ फेंका और वहां एक जोर का धमाका हुआ। चारों ओर केरोसिन की आग फैल गई। आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड कुकिंग हाउस की तरफ भी उछाला और वहां रखे एक सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया जिसने नजदीक के 2 टेंट्स पर असर डाला। आतंकी ग्रेनेड्स फेंकते जा रहे थे और साथ ही फायरिंग भी कर रहे थे। उड़ी पर इससे पहले कभी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, इसीलिए सब सख्ते में थे। जवानों ने जब तक मोर्चा संभाला, 18 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और 30 गंभीर रूप से घायल थे। इसके बाद जवानों ने कुल 4 घंटे तक आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की और अंततः चारों आतंकवादी मारे भी गए। यह आतंकी हमला भारतीय फौज पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। आतंकवादियों के पास मिले हथियार और जीपीएस सेट साफ गवाही दे रहे थे कि हमला पाकिस्तान से शुरू हुआ था। आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन से ही ट्रेन होकर आए थे। इसके चलते भारत में दुख के साथ गुस्से का माहौल था। 21 दिसंबर 2016 को तत्कालीन विदेश सचिव
एस जयशंकर ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को समन किया। उन्होंने बुलाकर उड़ी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत दिए, घटना की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इस सबूत को मानने से इनकार किया। इसी समय संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र भी चल रहा था। यहां भी भारत ने उड़ी हमले का मुद्दा उठाया। हालांकि ये बात महज कूटनीति तक ही सीमित नहीं रही। अपनी किताब इंडिया ब्रेव हार्ट्स में लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ लिखते हैं, उड़ी हमले के बाद सर्च टीम्स कई दिनों तक आसपास के जंगलों की तलाशी लेती रही। काफी गंभीर स्थिति थी। उड़ी के शिविर में लगी आग को बुझाने में ही काफी वक्त लगा था। जनरल दुआ जब उड़ी में हालत संभाल रहे थे, उन्हें खबर मिली कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर वहां आ रहे हैं। दुआ लिखते हैं, मैं नहीं चाहता था कि कोई वीआईपी वहां आए, लेकिन जब रक्षा मंत्री पहुंचे मैं उनकी सादगी देखकर काफी प्रभावित हुआ। वो उड़ी जाना चाहते थे, लेकिन स्थिति की नजाकत को देखते हुए मुझे उन्हें मना करना पड़ा। घटना के कुछ रोज बाद पर्रिकर ने सेना के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें जनरल दुआ भी शामिल थे। पर्रिकर ने दुआ से पूछा कि आगे की आपकी योजना क्या है। पर्रिकर पूछना चाह रहे थे कि उड़ी हमले का भारत को किस तरह जवाब देना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या हो। जनरल दुआ ने जवाब दिया, आप हाँ कहेंगे तो मैं कर दूंगा। हालांकि करना क्या था, ये बात अभी तक पक्का नहीं हुई थी। दुआ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम एलओसी के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। पर्रिकर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब पर्रिकर समझ रहे थे कि दुआ सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लेकिन कब, क्या और कैसे, ये सब तय करने में बहुत सी पेचीदगियों का ख्याल रखना जरूरी था। मसलन सेना की तैयारी कितनी है, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। पर्रिकर ये सब सोच रहे थे कि जनरल दुआ ने उनके आगे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, सर हम आतंकी कैंप पर हमला करेंगे, लेकिन टारगेट और टाइमिंग की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद पर्रिकर ने दुआ से 2 सवाल पूछे। पहला, कोई कोलैटरल डैमेज तो नहीं होगा। पर्रिकर जानना चाहते थे कि सेना की कार्रवाई में आम लोगों को तो नुकसान नहीं होगा, चाहे किसी भी देश के हों। दुआ ने रक्षा मंत्री को इस बात की गारंटी देते हुए बताया कि वो लोग रिहायशी इलाकों से दूर रहेंगे। इसके बाद पर्रिकर ने अपना दूसरा सवाल पूछा। आशंका से भरे हुए पर्रिकर बोले, हमारा कोई जवान हताहत नहीं होना चाहिए। इस पर जनरल दुआ ने एकदम शांत लहजे में कहा कि सर ये युद्ध है, युद्ध में इसकी गारंटी नहीं दे सकते। ये जवाब सुनकर पर्रिकर एक बार फिर खामोश हुए। जनरल दुआ लिखते हैं, उनकी खामोशी देखकर मेरा दिल डूबने लगा था, लेकिन पर्रिकर की खामोशी टूटी और उनके मुंह से एक शब्द निकला, बरोबर, माने ठीक है। दुआ के लिए इतना जवाब काफी था। सेना और सरकार के ऊपरी तलों पर डिस्कस होने के बाद दुआ को सीमा पार ऑपरेशन के लिए ग्रीन लाइट दे दिया गया। इसके बाद हुआ वो ऑपरेशन जिसका आधिकारिक तौर पर कोई नाम नहीं रखा गया था और जिसे मीडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया। ऑपरेशन की तारीख कैसे चुनी गई, इसकी कहानी भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। जैसा हमने पहले बताया, उन्हीं दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा था। जिस वक्त हमला हुआ, 22 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाषण हुआ। भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण 25 सितंबर को तय था, इसलिए सेना इतने दिन तक रोकी रही। 25 के बाद 3 दिन और इंतजार किया गया। दुआ लिखते हैं, हम चाहते थे कि पाकिस्तानी फौज को कोई भनक न लगे, इसलिए 3 दिन तक इंतजार के बाद 28 सितंबर की रात ऑपरेशन के लिए चुनी गई। जनरल दुआ के अनुसार ऑपरेशन का कोई कोड नेम नहीं दिया गया था। वो लिखते हैं, कोड नेम देने से लोगों को भ्रम हो जाता है कि चीज गुप्त हो गई है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि कोई इस ऑपरेशन का जिक्र भी करे, इसलिए ऑपरेशन को कोई नाम ही नहीं दिया गया। किताब में जनरल दुआ बताते हैं कि उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक देने से मना कर दिया था। जहां डायग्राम की जरूरत होती वही बनाकर उसे मिटा दिया जाता था। इसके बाद जब तैयारी पूरी हो गई, 28 सितंबर की आधी रात ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पैरा स्पेशल फोर्सेस की 2 टीम्स एलओसी पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में दाखिल हुई। 4 पैरा ने कुपवाड़ा के नौगाम से सीमा पार की, वहीं 9 पैरा के जवान पुंछ से दाखिल हुए। एक ड्रोन साथ साथ चल रहा था जो इस पूरे ऑपरेशन की डायरेक्ट फीड कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा था। टीम ने आतंकवादियों के 7 शिविरों की निशानदेही पहले से कर रखी थी, जो एलओसी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। जनरल दुआ अपनी किताब में आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हुए पूरी सावधानी का ध्यान रखा गया। एक जगह लीडर ने बताया कि आगे जाने के 2 रास्ते थे। एक छोटा था, लेकिन वो एक गांव के नजदीक से होकर जाता था। एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वो लंबा था। कमांड सेंटर में बहस छिड़ी कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। दुआ लंबे रास्ते को तरजीह दे रहे थे, क्योंकि गांव वाले रास्ते में एक कुत्ता भी भौंक देता तो टीम की लोकेशन पता चल सकती थी। अंत में तय हुआ कि टीम लंबे रास्ते से जाएगी। इसके बाद पूरा रास्ता पैदल पार कर टीम
आतंकी शिविरों के नजदीक पहुंची और वहां पहुंचते ही स्पेशल फोर्सेस के कमांडो तुरंत हरकत में आए। शिविर के पास एक जगह पर डीजल और पेट्रोल जमा कर रखा गया था। एक रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला किया गया, जोर का धमाका हुआ और काफी सारे आतंकी वहीं ढेर हो गए। जो बचे उन्हें भी स्पेशल फोर्सेस ने मार ही गिराया। कुल 35 से 40 आतंकवादी मारे गए। ये सारा मिशन सिर्फ 25 कमांडोज ने पूरा कर लिया। इनके अलावा 150 कमांडो बैकअप और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एलओसी के पास रुके हुए थे, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत सपोर्ट दे सकते थे। ऑपरेशन पूरा कर टीम सवेरा होने से पहले ही वापस भी लौट आई। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस ऑपरेशन में भारत का कोई जवान हताहत नहीं हुआ। हालांकि 2 जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आने से जख्मी जरूर हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक, ये नाम मीडिया ने दिया। 29 सितंबर की सुबह मीडिया को इस ऑपरेशन की खबर दी गई। दुआ अपने किताब में लिखते हैं, दिल्ली में बैठा हर शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतावला था, लेकिन उन्हें तब तक रोका गया जब तक जवानों की गिनती पूरी नहीं हो गई। इसके बाद मीडिया को बताया गया कि भारत ने एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, नष्ट किया उन्हें। मीडिया ने छापा सर्जिकल स्ट्राइक और तभी से नाम प्रचलित हुआ। जल्द दुआ लिखते हैं कि उड़ी में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का दुख कभी कम नहीं होगा, लेकिन एलओसी के पार किए उस ऑपरेशन से उन्हें तसल्ली हुई कि उन्होंने अपने साथियों का बदला ले लिया। दुआ लिखते हैं कि ऑपरेशन पूरा करने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उन्हें कॉल किया। अब दुआ को पर्रिकर का बोला बरोबर याद था, वो एक शब्द जिसने ऑपरेशन को ग्रीन लाइट दिया था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी पर्रिकर ने दुआ से सिर्फ एक शब्द कहा, कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जय हिंद।